दोस्तों चलिए आज स्टार्ट करते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम। इसको फुल पैकेज में मैं रखना चाहता हूँ। मैं कहा जाए तो मैं फुल वन शॉट बना दूंगा, पर देखते हैं अभी कितना टाइम तक चलता है। जितना टाइम मैं कर सकूँ अभी के टाइम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस इंडियन नॉलेज सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक आता है योगा अकॉर्डिंग टू पाणिनि। ये सब बहुत एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है गाइस, ये सब आपको इधर उधर कहीं ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो मेरे पास है तो मैं दिखा रहा हूँ इस सब चीज़ को। तो योगा अकॉर्डिंग टू पाणिनि, योगा इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड यूज means to yoke or union. According to Panini, the term yoga can be derived from either of two roots, yujir yoga to yoke और yujir समाधाउ to concentrate। तो ये तो आपको पता ही हुआ है। युवा के मतलब युवा के आविष्कार किसने किए थे? पाणिनि ने। चलिए भाई चलते आगे। तो व्हाट आर द 8 स्टेजेस ऑफ योगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे व्हाट आर द 8 स्टेजेस ऑफ योगा, तो आप सबसे पहले कहोगे यम। ये ए लगा हुआ है क्योंकि इंग्लिश में आपको रामायण महाभारत ए लगा हुआ रहता है, तो वो चीज़ को आपको थोड़ा नेग्लेक्ट करके चलना है। इसको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इस चीज़ को इतना 8 स्टेजेस है योगा के। जैसे यम का मतलब है गाइस मॉरल डिसिप्लिन और मॉरल वैल्यूज़, और नियम का मतलब है पॉजिटिव ड्यूटीज़ और नियम यानी नियम आपको पता ही है। आसन का मतलब जैसे योगा के पोस्चर में हम बैठते हैं, पोस्चर आसन कहा जाता है। प्राणायाम का जैसे वो प्राणायाम वाली योगा हम लोग करते हैं, उसका ब्रीथिंग टेक्निक्स आता है उसका। और सेंस विड्रॉल ये हो गया प्रत्याहार। धारणा यानी कि फोकस, धारणा यानी धारण करना किसी फोकस के साथ। ध्यान का मतलब को पता ही है, मेडिटेटिव एब्जॉर्प्शन, ध्यान करना किसी चीज़ पे। समाधि का मतलब एनलाइटमेंट हो गया, जैसे गौतम बुद्धा का एनलाइटमेंट वाला सीन आपने सुना होगा, तो उसी तरह से है ये चीज़। समाधि मतलब एनलाइटमेंट। आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल चुका है। तो ठीक है गाइस, ये पूरे नोट्स की तरह से है। मैं भले एक्सप्लेन अगर अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ तो नोट्स है आपके पास, आप इससे पढ़ सकते हैं एकदम एक्सक्लूसिव। तो चलिए बात करते हैं पतंजलि योगा सिस्टम के बारे में। तो पतंजलि योगा सिस्टम दे 8 एलिमेंट्स हैं। यम जो मैंने बताया था गाइस, यम है, एब्सिस्टेंस है, नियम है, आसन है, योगा पोस्चर है, प्राणायाम है ब्रेथ के लिए, प्रत्याहार है विड्रॉल ऑफ द सेंस के लिए, धारणा के लिए कंसंट्रेशन है, ध्यान के लिए मेडिटेशन, और समाधि एब्जॉर्प्शन है। तो ये सब कुछ है गाइस, सब कुछ आपको मिल जाएगा वीडियो में। तो आप ये खुद से भी पढ़ सकते हैं, मैं बस थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, आप खुद से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा ज़्यादा। तो यहाँ बात करें व्हाट इज़ पाणिनि फेमस फॉर। पाणिनि वाज ए फेमस स्कॉलर, लैंग्वेज एंड संस्कृत ग्रामर के लिए वो फेमस है गाइस। ये क्वेश्चंस भी आया था हमारे। पाणिनि इज़ द नेम ऑफ एन एंशिएंट संस्कृत लिंग्विस्टिक ग्रामेरियन, रिवर्ड scholar in Hinduism, considered the father of the Indian linguistic. Panini likely to live northwest India subcontinent during the early Mahajanpada era. What are the 5 niyamas or Patanjali? पतंजलि के 5 नियम कौन से हैं गाइस? स्वच्छा cleanliness. स्वच्छा can be translated as cleanliness, but it does not just mean physical cleanliness. संतोषा contentment, तपस discipline, स्वाध्याय self study, ईश्वर प्रणिधाना सरेंडरिंग। तो ये सब पाणिनि वाला, इसमें बस पाणिनि वाला देख लेना, ये थोड़ा ज़रूरी है, इसको पढ़ लेना यहाँ से यहाँ तक। पाणिनि ने क्या किया था? स्कॉलर है किस चीज़ का? लैंग्वेज और ग्रामर का। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर आसन एंड प्राणायाम। आसन बिल्ड स्ट्रेंथ इन द बॉडी, एड्स पोस्चर, इट ऑल्सो हैव टू रिलैक्स एंड रिलीव टेंशन, सूथनेस द नर्व सिस्टम। प्राणायाम ब्रिंग्स अवेयरनेस एंड कंट्रोल टू द ब्रेथ एंड द माइंड। तो इसको याद रखना, पढ़ लेना, उसके बाद अपने ही शब्दों में आपको आंसर लिखना है। व्हाट इज रिटन इन वागाभाता संहिता। तो वागाभाता इज ए फेमस फॉर हैविंग, कौन चीज़ के लिए? वागाभाता आयुर्वेद के लिए फेमस है, इसको याद रखना। एसेंस अंडरस्टेबल, अष्टांग संग्रह एंड अष्टांग हृदय, ग्लिम्प्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ चरका संहिता एंड सुसूत्रा संहिता। बोथ अष्टांग एंड संग्रह एंड हृदय वेर रिटन बाय वागाभाता। ग्रेट हिंदू क्लासिक्स की बात किया जाए, द योगा सूत्र एंड कैटेगराइजेशन ऑफ थॉट अरेंज इन योर वॉल्यूम, फिजिक पावर इनकम्प्लीट कॉल्ड महाभाष्यम। इसको महाभाष्यम कहा जाता है इस ग्रेट हिंदू क्लासिक में, तो इसको आप याद रखिएगा। तो देखो मेन ये बड़े बड़े जो टॉपिक्स है मेन ये ऐसे आते हैं। व्हाट आर द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन एंशिएंट इंडिया। तो ये क्वेश्चंस में भी आता है बहुत जगह। इंडियन क्रॉप्स में मिलेट है, वीट है, डेट है, राइस है, पीस है, कोकोनट, शुगर केन है, बीन्स है, सीसम है, टेमरिंड है,
ट्रीज, फ्रूट, पाम्स एंड ए मेंबर ऑफ बनाना फैमिली। एंड जुजुबी एक टाइप का फल होता है जो बेर होता है, एक तरह से बेर ही होता है। एंशिएंट इंडियन ऑल्सो ग्रो क्रॉप टेक्सटाइल और कॉटन के लिए भी ग्रो करते थे। तो चलिए आपको पता चलेगा, इसको याद रखिएगा। What were type of agriculture in Indian ancient India? Indian food crop including barley, millet, well, ये तो है गाइस। ये देखो कोकोनट, ये सब देख लेना। Ancient India also grew crop for textiles such as cotton and hemp. What are the 7 agriculture practice include? इसको याद रखना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। Plowing, sowing, adding ingredients, irrigation, protecting plants and harvesting, storage। हाँ तो ये 7 है। प्लोइंग, सोइंग, एडिंग इंग्रेडिएंट, प्रोटेक्टिंग प्लांट्स, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। और बात किया जाए व्हाट वेयर द एग्रीकल्चर टूल्स इन एंशिएंट टाइम्स, एग्जांपल ऑफ सम ऑफ इम्पोर्टेंट टूल्स वेयर सिकल। सिकल यानी कि आपको पता है हंसुआ जिसको कहा जाता है हंसिया, कुल्हाड़ी, एक्सेस मतलब कुल्हाड़ी, स्पेड मतलब कुदाल, एंड प्लो मतलब हल। देना प्लो टॉप टफ सॉइल को प्लो करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस टूल नाउ पीपल बिगिन टू ट्रांसप्लांट द पैडी यानी कि धान के जो मतलब फसल होती है उसको प्लांट करने के लिए। तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन एग्रीकल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आता है बहुत बार। द मेन रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट इज टू डिलीवर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फ्रॉम फार्म्स टू मार्केट्स सिटी वर्ल्ड वाइड। करेक्ट लॉजिस्टिक्स इज द की टू मैनेजिंग द एसेट गुड फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो सिंपल सी बात है कि वही ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चर डिलीवर प्रोडक्ट्स करता है फार्म से मार्केट तक, वर्ल्ड वाइड लॉजिस्टिक्स का काम करता है। जैसे आजकल फ्लिपकार्ट है या अमेजोन हो गया, ई कार्ट कुछ भी है, तो उसी तरह से पुराने ज़माने में ये काम करता था इस। तो कॉन्ट्रैक्ट व्हाट वाई इज द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोर्ट इज टू प्रोवाइड इम्प्रूव एक्सेस टू डिफरेंट लोकेशन फॉर इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस। ट्रांसपोर्ट दस फैसिलिटेट्स ए वाइडर रेंज ऑफ सोशल इकोनॉमिक इंटरेक्शन देन वुड अदर बी पॉसिबल। के बिजनेस के लिए, ये सब के लिए मतलब ट्रांसपोर्ट का इकोनॉमिक और सोशल में बहुत ज़्यादा महत्व है। वही चीज़ें हैं। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा देखिएगा इस कौन सा आपको रोड ट्रांसपोर्ट है जो सबसे ज़्यादा आपको मिलता था। वाइटल रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चर एज वेल एज वेर इन अर्बन कम्युनिटी इक्वली कॉल मोस्ट वाइटल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज इट प्रोवाइड लास्ट माइल कनेक्टिविटी टू द कंज्यूमर। लास्ट माइल कनेक्टिविटी करता है इस रोड ट्रांसपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा रोल है, क्योंकि पहले के ज़माने में ये तो होता नहीं था, शिप्स उतना गांव घर में शिप्स उतना नहीं हुआ करती थी, और पुराने ज़माने में ज़्यादातर बुलक कार्ट्स वगैरह उन्हीं सब चीज़ों से किया जाता था। बात किया वाट आर द एंशिएंट फॉर्म ऑफ आर्ट्स, इसका आता है एंशिएंट, ये भी क्वेश्चन आता है। एंशिएंट फॉर्म ऑफ आर्ट मैनी आर्टिक फॉर्म इंक्लूडिंग यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट, आर्किटेक्चर, रिलीजियस पीसेस एंड फाइन आर्ट ऑब्जेक्ट। अर्लियर form of ancient artwork is an ancient painting in form of cave painting featuring human form animal painted on cave wall। केवल गुफाओं की दीवारों में जो ह्यूमन और इंसानों और जानवरों की जो चित्रकलाएं वो रहती थी, उस चीज़ के बारे में है जी। तो ये इस चीज़ को याद रखना भाई, इस चीज़ को तो बिल्कुल भी याद रखना आपको, ये पक्का क्वेश्चन है। व्हाट आर द 7 टाइप ऑफ आर्ट, 7 आर्ट में डिफर टू ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल वे में कहा जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है आर्ट बीइंग म्यूजिक, स्कल्पचर, पेंटिंग, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, परफॉर्मिंग एंड फिल्म। और फिर अगर बात किया जाएगा इस द लिबरल 7 आर्ट्स की बात, ट्रेडिशनल और लिबरल अलग है, इसमें ग्रामर, लॉजिक, रोटरिक, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, म्यूजिक एंड एस्ट्रोनॉमी है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो। व्हाट आर द, ये तो हो चुका है इस ट्रेडिशन, ये हो गया। What is the most ancient of all types of arts? Earliest prehistory created during the lower Paleolithic age is the Bhimbetka petroglyphs found in the Auditorium cave in central India and dated at least 290,000 BC next to the oldest Venice Berekhat Ramsey discovered on the Golan Heights। इसमें आप याद रख सकते हो ये सब चीज़ को, जैसे ये मेन चीज़ें हो गई भीमबेटका पेट्रोग्लिफ जगह का नाम रहा प्री हिस्ट्री में, उसके बाद ये जो सब पढ़ लेना, उसके बाद अपने वर्ड्स में लिख देना इसको। तो आज बात आ जाती है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो एग्ज़ाम में आते हैं वही चीज़ है, इसमें कोई चैप्टर वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स है,
इसी यही आपको काम आएंगे और कुछ नहीं काम आएगा। व्हाट इज द ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ एंड हाउ इट इज वर्क। तो न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ आपको पता ही है गाइस। न्यूटन लॉ ग्रेविटेशन स्टेट करता है दैट एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स force directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them। इसका फॉर्मूला आपको पता ही गाइस, जो होता है G इक्वल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है, ये आपको पता ही है। m1 m2 मास होते तो डिस्टेंस होता है आर स्क्वायर। न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि जितने भी पार्टिकल है, जितने भी ऑब्जेक्ट है दुनिया में, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट अट्रैक्शन जो बॉडी जितनी बड़ी होगी उसका अट्रैक्शन हमें सबसे ज़्यादा फील होता है। जैसे अर्थ है तो अर्थ का ग्रेविटेशन हमें ज़्यादा फील होता है रेदर देन कि हमारे बगल में बैठा इंसान का ग्रेविटेशन। और ये दूरी पर डिपेंड करता है, जो मैंने आपको बताया था 1/r² पर प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, तो रेडियस के स्क्वायर पर अगर दूरी जितनी बढ़ेगी ग्रेविटेशन का जो लॉ है मतलब वो अट्रैक्शन वो कम होता जाएगा। अब जितना पास आएगा वो अट्रैक्शन वो बढ़ता रहेगा। न्यूटन फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ तो पता ही है। फिर फर्स्ट लॉ में क्या होता है, ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन अनटिल अनलेस ए फोर्स एक्ट्स ऑन इट। मतलब एक जो ऑब्जेक्ट है वो अपने रेस्ट में ही रहेगा, रेस्ट में है तो वो अपने मोशन में नहीं आएगा अगर बाहर से कोई उस पर फोर्स नहीं लगाई जाए तो। सेकंड लॉ की बात करें तो सेकंड लॉ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दैट मास एंड टाइम ऑफ एक्सेलरेशन। थर्ड लॉ व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट दे अप्लाई फोर्सेस टू ईच अदर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो फर्स्ट लॉ पता ही है गाइस आपको, जो कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है वो मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में अनटिल अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लग रहा। और दूसरा लॉ होता है F इक्वल टू एम ए, आपको पता है फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास एंड टाइम एंड एक्सेलरेशन, F इक्वल टू एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गया। थर्ड लॉ तो सबको बच्चे को पता है भाई सब की मतलब एवरी एक्शन हैज इन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन दे अप्लाई फोर्स टू ईच अदर इक्वल मैग्नीट्यूड। थर्ड लॉ यही होता है, फर्स्ट एंड थर्ड लॉ। तो ठीक है, ये तो आप पढ़ी हुई चीज़ें हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम में की बात की जाए तो इसमें आपको लिखना है बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट दैट इट कैन स्विंग बैक एंड फोर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी रेगुलेटेड बिकॉज बाउंड क्लॉक इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड टाइम पीरियड इज कांस्टेंट। टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता है। टाइम पीरियड 2π√L/g, इसमें L/g होता है ग्रेविटेशन, 2π ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। What is simple pendulum concept? Simple pendulum is another mechanical system that moves in an oscillatory motion. It consists of a point of mass m suspended by means of light inextensible string of length L from a fixed support. The motion occur in a vertical plane. तो वही चीज़ है गाइस, एक बॉब या कुछ भी मास टंगा हुआ रहता है, वो इधर से उधर मूवमेंट करते रहता है, तो उसके मूवमेंट को टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी को हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो ठीक है, ये तो आपको पता ही है, पढ़ लेना है इसके बारे में। सिंपल पेंडुलम theory of simple pendulum swing back and forth regularly when they are set in motion। टाइम पीरियड टाइम जो टेक करता है टाइम पीरियड फुल ऑस्किलेशन होता है। अनदर मेजरिंग अवे इज पीरियोडिक ऑस्किलेशन फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले आगे हैं शायद से। तो व्हाट इज पेंडुलम फ्रीक्वेंसी? पेंडुलम फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस which the bob of the pendulum undergo in each second the pendulum undergoes simple harmonic motion। और ये भी आपको याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM में काम करता है प्रिंसिपल पर, एंड दिस मोशन हैज़ डिफिनेट टाइम पीरियड। फॉर्मूला लिख लेना, टाइम का होता है 2π√L/g, और क्या बोलते हैं ये फ्रीक्वेंसी का होता है 1/2π/G/L। इसको याद रखना, ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले इसको लिख लेना, उसके बाद वो जो डेफिनेशन है ये सब लिख देना। तो गाइस सब बात आती है एस्ट्रोनॉमी के टॉपिक्स। ये देखो पूरा ट्रेंडिंग एकदम क्रिस्पी टॉपिक्स है भाई, बिल्कुल इधर उधर के कोई टॉपिक्स नहीं है, एकदम बैक टू बैक एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Astronomy related to space. Astronomy is the study of everything in the universe beyond the Earth atmosphere. That include objects we can see our naked eye, like the sun and the moon, the planets and the stars. Also include objects we can only see with telescope or other instruments like faraway galaxy and tiny objects. ये होता है एस्ट्रोनॉमी का मतलब स्टडी ऑफ यूनिवर्स जो अर्थ के ऊपर है, अर्थ एटमॉस्फेयर के ऊपर, प्लैनेट्स के बारे में, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में हो गया, स्टार्स के बारे में, सन के बारे में। अब एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी की बात किया जाएगा। एंशिएंट टाइम में एस्ट्रोनॉमी का क्या रोल हुआ था? दे हैव लुक एट द मूवमेंट ऑफ द स्टार्स और मूवमेंट ऑफ सन के मूवमेंट को करते थे कैप्चर यूजिंग नॉन पोजिशन स्टार एक्लिप्सेस मून फेज फ्रॉम स्टार मैप
कैलेंडर बनाने के काम आता था। कहाँ गया भाई सर? कैलेंडर और मेजर टाइम, इट वॉज वेरी यूजफुल फॉर प्लानिंग प्लांट क्रॉप एंड फाइंडिंग योर वे। और जैसे धान की रोपाई पहले के ज़माने में तो गूगल मैप्स वगैरह, गूगल कैलेंडर कुछ भी हुआ नहीं करता था। तो आज के ज़माने में ये, पहले के ज़माने में इसी तरह किया जाता था, मोमेंट्स को क्या देखा जाता था कि प्लैनेट्स के मोमेंट को, मतलब पर्पस था एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी का क्या था। दे हैव लुक्ड एट द मोमेंट ऑफ द स्टार एंड द चेंजेस ऑफ द सन ऑफ द एंड मून using what was known about the positions of star eclipse and moon phases star. Maps were made and this information was used to make calendar measurement and it was very useful plant crop for finding your way. बात की जाए हुई तो फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, तो फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी निकोलस कोपरनिकस, ये नाम याद रखना। ही कंप्लीटेड हिज लिटरेचर, तो 1530 में किया था गाइस, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरी है सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, लॉ ऑफ फिजिक्स, सब कुछ इसी वजह से हुआ है, जो देख लेना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं वीडियो, इतना ही वीडियो है गाइस। आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना, और भी मैं आगे, बस इस पार्ट के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में।